बाजार में 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी भी 350 अंकों की गिरावट के साथ बंद। पहले दिन नायका के आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पांस, 1.5 गुना भरा। इश्यू एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने जुटाए 2400 करोड़ रुपए। आठ नवंबर से खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। पेटीएम के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ईटी नाउ स्वदेश से कहा, हम भारत में बदलाव का जरिया बनना चाहते हैं। 50 करोड़ लोग तक फाइनेंशियल सर्विसेज को ले जाएगा पेटीएम। भारत में सोने की मांग प्री कोविड लेवल पर पहुंची। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सितंबर तिमाही में गोल्ड डिमांड 47%, तो गोल्ड ज्वेलरी डिमांड में 58% का उछाल। सस्ता घर सबको घर स्कीम पर संसद की स्थायी समिति की होगी बैठक। रियल एस्टेट सेक्टर के अटके प्रोजेक्ट्स पर भी मांगी जाएगी जानकारी। ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन आदेश की कॉपी ना मिलने से आज नहीं हो पाई रिहाई। शुरुआत करेंगे आज की बिग स्टोरी के साथ। आज से ठीक एक हफ्ते बाद दिवाली है। बाजार सज चुके हैं। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के चेहरों पर रौनक भी है, क्योंकि कोरोना से बंद रहे मार्केट अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। करीब 2 साल बाद दिवाली की रौनक बाजारों में साफ तौर से दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है जो खटक रही है, इस बार की दिवाली थोड़ी महंगी रहने वाली है। इसकी कई वजहें हैं और यही है आज की हमारी बिग स्टोरी जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले महंगाई का पहला झटका पेट्रोल डीजल से ही लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से कंज्यूमर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में माल भाड़ा बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टर्स अब माल भाड़ा में एक बार फिर से बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। तमाम डिटेल्स इस खबर को लेकर क्या हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी लेकर मौजूद है हमारे साथ। प्रकाश, एक बार फिर से बताएं, माल भाड़ा किस तरह बढ़ सकता है और महंगाई की मार अब कैसे बढ़ेगी? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम कंज्यूमर की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन खासकर अगर आप डीजल की बात करें तो इसका असर हर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और अब कंज्यूमर की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अब एक बार फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, खासकर अगर आप इसको माल भाड़ा कह लीजिए, उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी करने जा रहे हैं और ये 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अब इसका असर हर सेक्टर पे पड़ेगा। हर तरह की माल ढुलाई जो है वो महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, स्टेशनरी के सामान महंगे हो जाएंगे। आप सीमेंट की ढुलाई करवा रहे हैं, रॉड मंगा रहे हैं, सरिया मंगा रहे हैं, गिट्टी मंगा रहे हैं, हर तरह की जो चीज़ें हैं जिसका माल ढुलाई से संबंध है वो महंगी हो जाएगी। जाहिर तौर पर आम कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 1.5 साल में ये करीब करीब चौथी बढ़ोतरी है, अगर आप माल भाड़े की बात कर लीजिए, क्योंकि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी भी की और साथ ही साथ राज्यों ने वैट भी बढ़ाए। अगर आप सिर्फ अक्टूबर महीने की बात कर लीजिए इस साल, अभी तक 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। करीब करीब 20 बार बढ़ोतरी डीजल की कीमतों में अभी तक तेल कंपनियों ने कर दिया है। और पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें तो सिर्फ डीजल पर प्रति लीटर 29 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे पड़ा है और कैसे वो इसे कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड लौटी है। कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर डिमांड जो है 100% के लेवल पे पहुंच गया, अगर प्री कोविड लेवल की इसकी तुलना करें। लिहाजा अब इसको ट्रांसपोर्टर्स जो है कंज्यूमर पे डाल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कंज्यूमर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डेटा हमें समझाने के लिए, खबर बताने के लिए प्रकाश। लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई की जो मार है उसका असर तो चौतरफा है। दिवाली के लिए होम डेकोरेशन वाली चीज़ों की भारी डिमांड रहती है, लेकिन इस बार आपके दिवाली के डेकोरेशन पर महंगाई का तड़का लग गया है। डेकोरेशन के सामान में 20 से 25% तक महंगाई जो है मार अब कर चुकी है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट साफ तौर से बढ़ा है।
दिवाली शॉपिंग के लिए दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन अब समय है आपको अपना घर सजाने के लिए। इस बार घर सजाने में आपको कितना बजट लेकर चलना होगा, दुकानों में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है और इस बार बाजारों की रौनक कैसी है, दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ का माहौल। पिछले साल की फीकी दिवाली के बाद इस साल फिर से बाजारों में रौनक है। दुकानों पर ग्राहक लौट रहे हैं और फिर से खरीदारी का रंग जमने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि अब पहले के मुकाबले 75% डिमांड लौट आई है। झालरों, कंदिल, लाइट लड़ियों के लिए लोगों ने दिवाली से पहले शॉपिंग शुरू कर दी है और वे इस बात से खुश भी हैं कि वे खुद बाजार आकर अपने पसंद की चीजें खरीद पा रहे हैं। वी प्रिफर दुकान पे ज़्यादा आके, तो काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिलती है, दो चीज़ ज़्यादा परचेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बात अच्छी है कि लॉकडाउन के बाद, मतलब हम लोग लॉकडाउन में भी आए थे तो इतने शॉप्स ओपन नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अभी ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स ओपन है, तो लोगों को खरीदी करने का एक मौका मिल गया है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। जो हम लोग शॉपिंग करते हैं काफ़ी सारी चाइना की चीज़ें मिल रही थी और बहुत रिजनेबल और चीप में मिल रही थी कि हम लोग को जगह भी नहीं थी कि हम लोग मार्केट में घूमें या शॉपिंग करें। नाउ ऐसा है कि मिल रही है पर ढूंढनी पड़ रही है। सब इसके आइटम के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो रिजनेबल रेट से मिलते हैं। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने डबल भाव लगाए हुए हैं सारे, और एक्सपेंसिव है और प्राइस भी कम नहीं कर रहे ऊपर से। शॉपिंग के इस माहौल में भी बढ़ी लागत रंग में भंग का काम कर रही है। लाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक उनकी इनपुट कॉस्ट में 30 से 40% की बढ़त आई है, जिससे मार्जिन पर बुरा असर पड़ा है। आईसी की कमी से भारत में प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हालांकि चीन से आयात कम होने से मेड इन इंडिया लाइटिंग की भी डिमांड है। वहीं ऑनलाइन मार्केट से भी कंपटीशन बढ़ा है। बढ़ी कीमतें सिर्फ खरीदारों के लिए ही नहीं, दुकानदारों के लिए भी मुश्किल बन रही हैं। जो दिवाली में निकलते लोग आ रहे हैं एंड प्राइस रेंज बिकॉज मेटल के रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आईसीज का ये सब है, तो ऑब्वियसली इट हैज हिट एंड आफ्टर कोविड लोगों के पास उतना स्पेंडिंग पावर नहीं है, सो यस दैट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। लोग उतना नहीं ले पा रहे जितना पहले ले पा रहे थे। पब्लिक भी पूछते कि इतना भाव अभी क्यों है, ऐसा वैसा, तो हम भी उनको जवाब नहीं दे पाते। फिर भी थोड़ा सा गिराई है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मगर 70% अभी 100 में 100 होना चाहिए दिवाली के वैकेशन में, उतना नहीं है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की इस होड़ में लोग लोकल सर्विस को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। जस्ट डायल के मुताबिक त्योहारी सीजन में ब्यूटी पार्लर, होम अपग्रेड, हाउसकीपिंग सर्विस, पेस्ट कंट्रोल जैसी सर्विस के लिए डिमांड काफी बढ़ी है। कोविड-19 मामले कम होने के साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस फिर से पटरी पर लौट आई है और यहाँ टियर 1 शहरों में डिमांड 94% बढ़ी है और टियर 2 शहरों में 67% ग्रोथ देखने को मिली है। हाउसकीपिंग सर्विस के लिए टियर 1 शहरों में 40% बढ़त है और पेस्ट कंट्रोल के लिए डिमांड 62% ज्यादा है। दिवाली के मौके पर लोग घरों को अपग्रेड करने पर भी खर्च कर रहे हैं और मॉड्यूलर किचन के लिए डिमांड 41% बढ़ी है। फर्नीचर सेगमेंट में भी 54% ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार दिवाली पर जेब का खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई हैं। चाहे वो कंदी लेना चाहते हैं आप, चाहे आप झालर लें या किसी भी तरह का घर का डेकोरेशन का सामान लें, कीमतें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि बाहर भी जो कंपनियां हैं वहाँ उनमें भी कीमतें का उछाल देखने को मिला है। जो इनपुट कॉस्ट कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन दुकान में लोग वापस लौट रहे हैं खरीदारी करने के लिए। वापस बाजार में लौटे हैं लोग, यानी दुकानदार हो या लोग, उन सभी के लिए इस बार होने वाली है हैप्पी दिवाली। चलिए, होम डेकोरेशन के बाद अब बात होम की कर लेते हैं। अगर आप दिवाली में घर बुक करने की सोच रहे हैं तो अब थोड़ी ज़्यादा जेब आपको ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी बढ़ गया है, जिसके चलते घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसमान छूती बिल्डिंग्स की तरह इनके मटेरियल की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई है। पिछले 1.5 सालों में स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिक और पीवीसी के दाम बढ़ गए हैं और मजदूरों की मजदूरी भी। स्टील की कीमतें 60%, सीमेंट के दाम 28% बढ़ गए हैं। बिजली और पीवीसी के सामान भी 40% महंगे हो गए हैं। मजदूरी भी 30% से ज़्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से डीजल के दाम भी परेशान कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह निर्माण की लागत बढ़ी है, उसकी तुलना में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। प्रॉपर्टी के दामों में केवल 5 से 25% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। After the pandemic, the cement, steel and all the building material prices gone up like anything. When you come to steel, it's quite abnormal. Almost 58 to 60% of the
price increased past 1.5 years time. So people are telling various reasons about it, but is it really the same reason? The coal shortage they are talking about right now, but earlier also they increased the price for obvious reasons, steel price. So I think government has to look into this. I think something has to be done. मटेरियल महंगा होने के चलते जहां डेवलपर्स को परेशानियां हो रही हैं, वहीं घर खरीद में बढ़ रही डिमांड उनके लिए राहत की बात है। फिर भी बढ़ती हुई महंगाई आखिरकार लोगों को ही उठानी पड़ेगी। कीर्तिका अरोड़ा, ET नाउ स्वदेश। चलिए, अब अगर जैसे तैसे आपने घर खरीद भी लिया है तो उसको पेंट करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी का कहना है कि उनके ऊपर जो है अब महंगे कच्चे माल का बेहद दबाव आ गया है और उन्होंने कीमतें 7% बढ़ा दी हैं। इस बार हमने मटेरियल इन्फ्लेशन देखा है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 15% का इंक्रीज था इन्फ्लेशन में, उसके बाद लगभग 6% का इंक्रीज आया क्वार्टर 2 में। तो जो ये 20-21% से ऊपर का हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक असाधारण परिस्थिति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले हमने 40 साल से ज्यादा में भी ऐसी परिस्थिति कभी हमने पहले नहीं देखी कि जिसमें इतना ज्यादा इन्फ्लेशन रहे। और इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल में नहीं है कि सिर्फ क्रूड को लेके हो, सब जगह पे ये एक हमने काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखी है। और ये तेजी सिर्फ भारत में ही नहीं, एशिया और यूरोप और यूएस में भी सब जगह जितने भी इंडस्ट्री है, सब जगह ये तेजी 20 से 25% की तेजी हमने देखी है। इस असाधारण स्थिति में हमने कई तरह के चीजें करी ताकि हम इसको हम टैकल कर सकें। हमने कई प्राइस इंक्रीजेस लिए, टोटल 7-7.5% के हम प्राइस इंक्रीजेस ले चुके हैं। और काफी चीजें हमने अपने हेड्स पे करी, चाहे वो कॉस्ट को लेके है, चाहे ओवरहेड्स को लेके है, चाहे फॉर्मुलेशंस को लेके है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। भारतीय शेयर बाजारों में ज़बरदस्त बिकवाली आज हमने देखी है। सेंसेक्स में 30 अप्रैल के बाद सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। 6 महीने बाद सेंसेक्स एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। अक्टूबर सीरीज के एक्सपायरी के दिन निफ्टी 17,900 के नीचे फिसल गया। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए जुड़ते हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, आखिर किन किन शेयरों में आज ज़्यादा एक्शन हमने देखा? बाजार आज पूरी तरह दबाव में रहा, बताएं बड़ी हलचल कहां हुई? बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 3% से ज्यादा की गिरावट आई। निफ्टी की जो अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी हुई है वो आज 18,000 के नीचे देखी गई। सेंसेक्स की बात करें तो 1000 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज सेंसेक्स में भी देखने को मिली और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में थे। सबसे ज्यादा दबाव आज बनाया है सरकारी बैंकों ने। रियल एस्टेट और मेटल शेयर जो थे वो आज सबसे ज्यादा टूटे हैं। लेकिन इस कमजोर माहौल में भी निफ्टी में जो गेनर्स थे आज के वो थे इंडसइंड बैंक, एल&टी। नतीजा है उसके बाद अच्छी तेजी एल&टी के शेयर में भी देखने को मिली। अल्ट्राटेक और एशियन पेंट्स यहाँ पर अच्छी मजबूती थी। लूजर्स की बात करें निफ्टी के तो अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कि आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी पर आज दबाव बनाया है पीएनबी ने। 10% की गिरावट थी आज स्टॉक में। इसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में जो लूजिंग स्टॉक्स थे वो थे टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, यूनियन बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इन सभी स्टॉक्स ने आज दबाव बनाया। वही अगर गेनर्स की बात करें तो आईआरसीटीसी में आज मजबूती थी। टीवीएस मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब और डालमिया भारत अच्छे नतीजों के दम पर आज डालमिया भारत में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वहीं रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा डेवलपर्स, आईबी रियल और डीएलएफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया पूजा इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। लेकिन चलिए अब बाजार के जानकार क्या कहते हैं। मॉर्निंग स्टार के सीईओ कुणाल कपूर का कहना है कि मार्केट में नए निवेशकों का आना काफ़ी अच्छा है, लेकिन सभी को बाजार की गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में मार्केट में गिरावट और आएगी। मेरे साइड से ये अच्छी बात है कि ये हो रहा है, क्योंकि जब लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल अवेलेबल हो जाती है और लोग सोचते हैं कि वो वेल्थ भी बढ़ा सकते हैं इस एक्टिविटी
के कारण। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में, और इंडिया के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म। पर मैं ये बात कहूँगा कि अभी इंडिया में टाइम हो गया जब से डाउन साइकिल हुई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि टू बी ट्रूली टेस्टेड और टू बी ट्रूली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सबको डाउन साइकिल भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि ये 401k मोमेंट है या नहीं। और मैं बस ये कहूँगा कि मार्केट्स हैव गॉन अप, और ये अच्छी बात है, पर मार्केट्स आल्सो गो डाउन, एंड इट्स इम्पोर्टेंट जो बन रहे हैं इन्वेस्टर्स आजकल कि वो रिटर्न्स चेस नहीं करे, पर सोचे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, और वो रिस्क जो है लॉन्ग टर्म में एक्नॉलेज कर लेते हैं, कि ताकि जब कुछ हो जाए, और होएगा इनएविटेबली, मार्केट्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो सब थोड़ा और तैयार रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो ने बजाज पल्सर F250 N250 लॉन्च कर दी है, और इस मौके पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कंपनी की योजनाओं और नई टू व्हीलर कंपनियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। Taking a cue from what you had said, two lines. One is that you think that the Pulsar is, a bit late, 3 years late, and Pulsar has been one of the biggest learning for you. Do you think that from Chetak to Pulsar was one set of learning, and from Pulsar to going to Chetak in the EV space will be a big set of learning for the company and the industry? And the same question about EVs. Do you think, given the fact that the startups have really come in, gotten the funding, have the setup ready, the legacy industries are a bit too late in really realizing it, or you think that, we are all on time? We, on the day of definitely mail, why you want to stray into EV and startup space, I don't understand, but we will address it. So see, I like very much the quote of Charles Darwin when he says that it is not the most intelligent or the strongest of the species that survive, but the ones who are most adaptive to change. Good Indian two-wheeler companies are not really as lightweight as maybe some startups would like to think we are. So question is, who are you going to bet on? Are you going to bet on, as you call them, the legacy companies, as you call us? Or are you going to bet on the startups? I would bet on bet. Bet means Bajaj, Enfield and TVS. I would bet on bet. But the reason I would bet on bet, Utkarsh, is because, we are champions. There is a saying, where is the Utkarsh? I can't see him. There is a saying, breakfast of champions. You know what champions eat for breakfast? Champions eat oats for breakfast. Oats. Oats matlab Ola, Ather, Torque and Smarty. तो अभी पिक्चर अभी बाकी है यार। आगे बढ़ते हैं। बजाज फिनसर्व और मेरिको की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे नतीजे, हम अपने सहयोगी शरद दुबे से जानते हैं। बताएं शरद, कैसे रहे नतीजे? बजाज फिनसर्व के अच्छे नतीजे आए हैं और ऑलमोस्ट टोटल इनकम का ग्रोथ देखने मिला है, वो 20% का ग्रोथ देखने मिला है। पैट में भी ऑलमोस्ट 14% का जंप देखने मिला है। याद रखिए ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए, और बजाज फाइनेंस के जिसके ऑलरेडी नतीजे आ चुके हैं और बेहतरीन नतीजे देखने मिले थे जो अबव एस्टिमेट्स कहा जा सकता है। जनरल इंश्योरेंस में लगभग 28% का जो ग्रोथ देखने मिला है टॉप लाइन बेसिस पे, और लाइफ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है उसमें 52% ग्रोथ आपके न्यू इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट में देखने मिला है। क्लेम रेशियो अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है 77.6% पे, और AUM में ग्रोथ लगभग 17% का हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी फोकस में रहेगा जहाँ पे AUM जो है 27% से बढ़ोतरी देखने मिली है। उसके अलावा आपको बात करेंगे FMCG स्पेस से मैरिको के जो नतीजे आए हैं लगभग इनलाइन नतीजे देखने गए हैं। आप रेवेन्यू ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, पैट ले लीजिए, तीनों जो हैं इनलाइन आए हैं। वॉल्यूम में ग्रोथ जो है लगभग 8% का देखने मिला, जो अनुमान था वो तकरीबन 8 से लेकर 10% तक था।
मैनेजमेंट की जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव रही है मैरिको के लिए। वो एक्सपेक्ट करें कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो आपकी जो सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में, और हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं चौथे तिमाही के लिए। ग्रॉस मार्जिन में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी सिक्वेंशली देखा जाए तीसरी तिमाही में और चौथे तिमाही में। और आखिर में मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि जो एबिडा मार्जिन है उनमें भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा चौथे तिमाही के लिए। तो ओवरऑल जो है आपकी बजाज फिनसर्व और मैरिको के जो लगभग अच्छे नतीजे आए हैं। हमारे साथ बने रहें शरद, क्योंकि यूपीएल के भी नतीजे अब कल आने वाले हैं और इसको लेकर 89 स्वदेश ने अपना अनुमान भी जारी किया है। तो बताएं शरद, क्या कहता है यूपीएल के नतीजों पर आपका अनुमान? यूपीएल के दूसरी तिमाही के नतीजे आने का उम्मीद है। जो ऑलमोस्ट रेवेन्यूज देखें तो 9% अप देखने का एक्सपेक्टेशन है। एबिडा में 17% का उछाल का अनुमान है। मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 130 बेसिस पॉइंट्स का जो ग्रोथ देखने मिलेगा, लगभग 20% का आएगा। पैट में लेकिन एक अच्छी उछाल देखने मिलेगी 65% पे। तो क्या फैक्टर्स होंगे जो यूपीएल के नतीजे जो है इतने अच्छे आने के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले रहेगा यूपीएल की जो एक्सपोर्ट्स डिमांड है और एक स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड है, उसके कारण टॉप लाइन नंबर्स जो है डिसेंट रहेंगे। लगभग 9 से 10% का एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ सारे रीजन्स में, और लैटाम और जो यूरोपियन यूनियन है और आपके जो इंडियन मार्केट्स है इनमें भी रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लैटाम में हाउएवर आपके जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू की शेयर है और वो सबसे बड़ी डोमिनेंट पाई पे आती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लोग आगे देखेंगे वो रहेंगे, पॉजिटिव्स रहेंगे कि नए लॉन्चेस क्या हो रहे हैं, कैश फ्लोज में क्या बढ़ोतरी हो रही है और वर्किंग कैपिटल क्या कम हुई है कि नहीं। उसके अलावा नेगेटिव में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो बाद में चल के मार्जिन्स में प्रेशर अगले 2 या 3 क्वार्टर में आ सकता है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स रहेगा डेट रिडक्शन और कैपेक्स के क्या प्लान्स है। तो ओवरऑल जो है यूपीएल के जो नतीजे आने वाले वो एक्सपेक्टेशंस है कि आपके प्रॉफिट में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए शरद। अदानी ग्रीन ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के कुल इनकम और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों के बाद कंपनी के एमडी और सीईओ विनीत जैन ने बताया कि साल 2021 में पहली छमाही माफ कीजिएगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। Let me walk you through some of our most recent accomplishments, followed by an overview of our operational and financial performance. First, I will come on capacity growth. On account of SB Energy's acquisition, we have successfully completed the acquisition of SB Energy's 5 gigawatt India renewable portfolio at an EV of $3.5 billion on fully completed basis. SB Energy India is now a 100% subsidiary of AGEL. The acquisition was completed within a record time of 4 months with thorough due diligence, statutory clearances and smooth handover of the assets. The acquired portfolio comprises near 100% sovereign rated counterparties. The acquisition includes addition of a highly quality operating solar portfolio of 1,600 megawatt with plant and grid availability of near 100% and CUF of around 27%. अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे भी आ चुके हैं और कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है 9,126 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,218 करोड़ रुपए हो गई है और कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाने जा रही है। ET Now स्वदेश से बात की कंपनी के ग्रुप CFO जोगेशिंदर सिंह ने। इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। We took over the Mumbai airport in August, in July 21. And the operations from the middle of July, and also completed the acquisition of Jaipur, Guwahati and the Thiruvananthapuram airport as a part of the original 6 bids we had won in 2021. This was completed in October. On the financial notes, total income for the half year rose by 78% to 26,328 crore. In line with the income, EBITDA also grew by 77% to 2,210 crore. The consolidated profit after tax attributable to owners increased by 23% to 484 crore.
We also have a announcement in relation to the changes in our governance and board charter. Those changes relate to establishment of a new committee called the Corporate Responsibility Committee, which will act as an audit committee for ESG matters. This committee will be 100% independent directors and chaired by independent director. Further, we have changed the charter of the audit committee. Over and above the regulatory requirement of 75% independent, all the audit committees of AEL will be made up of 100% independent directors and chaired by an independent director. This change in the audit committee also applies to any listed vertical of Adani portfolio as well. The main focus around this is that our investment plan for ESG means that even at AEL level, majority of our capex, as announced by our chairman, approximately USD 50 billion to 70 billion will be invested over the next 10 years in relation to the renewable portfolio. Now, 20 billion of that will be invested by our portfolio company Adani Green Energy, but 50 billion of this investment will be in the new development for hydrogen and green metals, which will be three-part investment. We will establish a new vertical for renewables, which would be focused on the green hydrogen, and that will include the entire manufacturing ecosystem, which we will take to about 10 gigawatt total. Currently, about 3.5 gigawatt of cell and module lines are in progress, 1.5 completed, 2 gigawatt under development. Also, all the ancillary work, which is like glass factory, back sheets, aluminium frames, and wind blades, wind turbine, electrolyzers, wafers, ingots, and polysilicon. So this entire ecosystem will be 10 gigawatt each. This will be developed. Secondly, we'll develop the energy infrastructure for producing green hydrogen. That will include power generation, to ability for electrolyzing, and then transportation of hydrogen. Third ecosystem will be to convert this into hydrogen into green products, which will be urea, metals, and the further product chain which will arise from ammonia. डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम अगले महीने देश का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है। इस कंपनी का आईपीओ साइज 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और आईपीओ के बाद आगे पेटीएम की क्या तैयारी होगी, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे आगे बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स से उनका क्या वादा है, इस पर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने पेटीएम के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा और मधुर देवड़ा से बात की। सुनते हैं ये पूरी बात। Well, it gives me great pleasure to bring on board Vijay Shekhar Sharma and Madhu Devra to talk about the Paytm IPO. This is history in making, as Paytm is going public, and this will be India's biggest IPO. From an unknown brand, it has now become an unforgettable company. Investors are excited. Some want to understand about what are the dynamic changes which Paytm will bring out in their model, the relevance, the disruption, and the technology adaptation they are doing, and how will this be creating value for shareholders. Vijay, Madhur, gentlemen, good to have you on ET Now. Thank you for joining us. Vijay, these are exciting times. These are very exciting times, and for you, I'm sure this is a proud moment for a company which was an unknown brand a couple of years ago, has now become an unforgettable franchise. Are you excited? Are you proud? Are you happy? Are you relieved? I really appreciate the opportunity that India is offering, and we feel ourselves absolutely lucky. I cannot say it in words that how lucky I feel, because all my classmates, batchmates were in US or choosing jobs when I got out of engineering college in the United States, and everybody always said that why are you, quote unquote, stuck used to the word that you used to use in India. And today I can say proudly that I was here for the day that I could build something, we could build something that India is proud of, the world will be proud of. Today I believe, Nikunj, like you said, instead of being relieved, I see that there is a new energy that is being infused into us.
There's a new energy that is bringing in us that gives us even more power to complete our mission that we've taken on us. It's an incredible day. I mean, it's an incredible day for a young startup. It's an incredible day for Digital India. It's an incredible day for India that new age company can claim that I can go in a public market of that size, potential opportunity to list or raise money from. It's an incredible day. Madhur, I'm going to perhaps address a question which we get with our viewer base, which is that Paytm is a great brand, but the way you value companies is that you look at future cash flows, you look at ultimate profitability, and that is how you judge the valuation of a company. How would you, in a sense, define Paytm? Because the model and the revenue proposition of Paytm is different. I'm asking a simple question just for our viewers. Of course, and thanks for having us. Listen, it comes down to how well you serve your customers. And what is happening in India is that there's a huge market opportunity in payments and financial services in particular, also in digital internet overall. And that opportunity is currently, for a large number of Indians, not really served that well, right? So there are hundreds and hundreds of millions of Indians who don't have access to digital payments, digital bank accounts, digital lending, and so on. And what we know is that technology is going to be the solution to solve these problems. So as soon as you have a confluence of those things, which is large market, underserved, and technology having a role in serving that, very large technology companies can get created as a result of that. And I think that's what people see in terms of the growth of Paytm's business, the growth of our engagement with our consumers and merchants, the amount of transactions that we do. I should point out that over the last 6 quarters, we have been significantly contribution positive. So I think investors take a lot of comfort out of that, you can generate a significant amount of contribution money. And effectively, all we are spending money on right now is people costs and some marketing costs, which over time becomes sort of less and less as a percentage of revenue. So investors can see that we're on a path to profitability. But at the moment, the focus is how can you grow access to financial services in the country? And once you are able to hit that tipping point, you can see that you start generating significant cash flows and so on. विजय, जिन लोगों का ये मानना है that Paytm एक सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी है और इस समय एक टेक्नोलॉजी कंपनी बैंक और NBFC बन रही है और दूसरी साइड बड़ी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस और दूसरी कंपनियां जो NBFC फिनटेक बन रहे हैं, तो आखिरकार इस मार्केट के अंदर विजय, who will be the winner? NBFCs which are trying to become a fintech or fintechs which are trying to be NBFCs? तो निकुंज, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्री के में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनियों ने किसी सेक्टर में अप्रोच करा है. आप रिटेल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज देख ही रहे हैं, मोबाइल पेमेंट देख ही रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की कंपनियों ने टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है. दोनों लोगों के पास राइट टू विन होता है. ऐसा कुछ भी कमी नहीं है किसी भी NBFC या बैंक में कि वो मार्केट में कंटिन्यू टू विन ना रहे. मैं तो ये कहूंगा कंटिन्यू टू विन. लेकिन क्या होता है कि इस रेस में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और वो टॉप जो आपने नाम लिए उनकी बात तो मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि वो तो जीतेंगे, क्योंकि वो मार्केट में विनर हैं, अभी के विनर हैं, और उनके पास अटेंशन और इंटेंशन क्लियर है. लेकिन क्या होता है निकुंज, मार्केट इस तरह से सेगमेंट हो जाता है कि कुछ लोग उसमें लेगर बन जाते हैं, और जो लेगर बन जाते हैं वो मार्केट में से हट जाते हैं, ना कि टॉप लोग हटते हैं. इसी तरीके से एक और नई बात आती है कि मार्केट की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि नए लोगों के लिए वहां पे बहुत जगह होती है. तो ये जो आप बोल रहे हैं कि पेटीएम की सक्सेस अगर हो रही है तो फिर क्या उसके पीछे who would be costing it? आंसर है कि किसी की कॉस्ट का कोई टेंशन नहीं है दोस्त. I mean, सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत की जो ग्रोथ है और भारत में जो फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड है और जो इंक्लूजन कस्टमर जिसकी हम बात करते हैं, हमने बात करी हुई है कि हम 50 करोड़ कस्टमर को पेटीएम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे. उस कस्टमर को लाने के लिए तो इस देश में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है. आपको बिल्कुल for Paytm to win, nobody else has to lose. That I can definitely say this. It's not a zero-sum game. It's a country that is growing. It's an industry that has an obligation. It's such a good point. And it is even more important to know that everybody can win. We want to be the accelerator of the change. हम वो चेंज एजेंट बनना चाहते हैं जो इस देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को उन 50 करोड़ लोगों के पास लेके जाएगा, जिसके बाद भारत की जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ग्रोथ, जो हम जीडीपी ग्रोथ करते हैं, वो हो पाएगी.
We are not here to say that this NBFC or this bank is not going to be successful. We are here to say that India will be successful, and it will be because the formal financial services have reached to the nook and corner of the country, and that is mission of Paytm. And Nikunj, I can tell you one thing only. अगर हम इंस्पिरेशन बने सबको बदलने के, तो हम सक्सेसफुल हैं। विजय, आप ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। पर एक फाइनल सवाल विजय आपसे, एक शेयर होल्डर को आप क्या समय प्रॉमिस करेंगे, ग्रोथ या प्रॉफिट्स या दोनों? आने वाले समय में पेटीएम से आपके शेयर होल्डर्स या फिर जो आपके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? निकुंज, मैं जब अपने इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मिलने गया था, तो मैंने उन्हें क्या प्रॉमिस किया था मैं वो बता सकता हूँ। और मैंने उन्हें बोला था, भारत एक देश है जिसमें यंग डेमोक्रेसी है, और वहां पे कस्टमर अब स्मार्टफोन को यूज करके फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि भारत एक अपने आप में विश्व शक्ति बनेगा, अगर भारत अपने आप में एक फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट का बड़ा प्लेयर बनेगा और बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो ये होना ऑब्लिगेटरी है कि किसी व्यक्ति को इस कंट्री में टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, पेमेंट्स है, इनको देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। और मेरा मिशन वो है। मुझे नहीं पता कि हम कितने पैसे बनाएंगे और कितना प्रॉफिट कमाएंगे, मुझे ये जरूर मालूम है हम भारत का भविष्य जरूर चेंज कर देंगे। You're not investing in a company that will be benchmarked upon its success on revenue it makes and profit it makes. You're investing potentially in a company which will change the face of a country's access of financial services. We are here as a change agent. We are not here as a money bags. चलिए, तो इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मनी मंत्रा में क्या रहा खास।